नेक्स्ट अब मैं हार्ट स्टार्ट कराने लगी हूँ। तो इसमें सबसे पहले हार्ट में ना दो सिस्टम होते हैं। एक एट्रियल सिस्टम होता है जिसमें दोनों राइट और लेफ्ट एट्रिया होंगे, और वेंट्रिकुलर सिस्टम होगा जिसमें लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल होगा। उसके बाद फिजियोलॉजिकल एनाटमी है, इसमें ना कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो ना उससे फिर दोस्त से ना हेडिंग्स करनी है कि मतलब रिदमिसिटी होती है कि एक रिदम के साथ इसने वो होना है, बीट करना है। इसके अलावा बाकी इसमें एग्जाइटेबिलिटी होती है, और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव पीरियड है वो ना फिर दोस्त के फर्स्ट 2 पेजेस हैं वो अच्छे से कर लेनी है, वो अक्सर SCQ आ जाता है। उसके बाद है कार्डियक मसल इधर सिंक्टियम। अब सिंक्टियम क्या होता है कि इसमें एक ग्रुप ऑफ मसल है जो एक ही वक्त पे कंट्रैक्ट कर रहा है और एक ही वक्त पे रिलैक्स कर रहा है। तो एक एट्रियल सिंक्टियम होगा जिसमें दोनों एट्रिया इंक्लूडेड होंगे, और एक वेंट्रिकल होगा जिसमें दोनों वेंट्रिकल्स इंक्लूडेड होंगे। और इनके दरमियान में ना सिंक्टियम में इंटरकलेटेड डिस्क होंगी जो कि गैप जंक्शन होंगे जहाँ से आयन डिफ्यूज़ होंगे और परमेबिलिटी वगैरह होगी। और इसके अलावा स्केलेटल मसल से इसको कंपेयर किया हुआ है बस, कि मतलब इसमें स्ट्राइशियंस होती हैं और न्यूक्लियाई वगैरह। तो उसके बाद एक्शन पोटेंशियल इन कार्डियक मसल, तो एक्शन पोटेंशियल होता है ना इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -85 मिली वोल्ट है, और जब डिपोलराइजेशन होगी तो +20 मिली वोल्ट होगा। अब स्टेप क्या है, सबसे पहले डिपोलराइजेशन होगी, सबसे पहले रेस्टिंग स्टेट है -85 मिली वोल्ट। उसके बाद क्या होगा, डिपोलराइजेशन होगी +20 तक आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा, एक प्लेच्यू आ जाएगा कि मतलब डिपोलराइजेशन में स्टक हो जाएगा, फिर रिपोलराइजेशन आएगी। अब प्लेच्यू की रीज़न क्या है कि ना वही जो लास्ट टाइम पढ़ी थी वही है कि इसमें फास्ट सोडियम चैनल होते हैं और स्लो कैल्शियम चैनल होते हैं। तो स्लो कैल्शियम चैनल जो है ना इनके क्लोज होने में टाइम लगेगा। जब ये क्लोज होंगे और फिर पोटाशियम चैनल ओपन होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, एक्शन पोटेंशियल थोड़ी देर के लिए पॉजिटिव डायरेक्शन में वो हो जाएगा, स्टक हो जाएगा। अब इसकी जो वेव दी हुई है ना, फिर दोस्त से भी शक देख लें, वो अच्छे से करनी है, वो अक्सर मतलब SCQ में आ जाता है। और इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फेजेज़ हैं यही, कि मतलब फ़ेज़ 1 जो है ना डिपोलराइजेशन है। उसके बाद क्या होगा, इनिशियल डिपोलराइजेशन है कि सोडियम क्लोज होंगे, रिपोलराइजेशन थोड़ी सी स्टार्ट होगी। लेकिन क्या होगा, उसके बाद कैल्शियम चैनल ओपन हो जाएंगे, इससे क्या होगा, प्लेच्यू आ जाएगा। फिर जब कैल्शियम चैनल क्लोज होंगे तो फिर पोटाशियम चैनल ओपन होंगे और रिपोलराइजेशन होगी, और मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वापस आ जाएगा। ये फेजेज़ वगैरह दी हुई है, ये अच्छे से कर्व कर लेनी है। और इसके अलावा वेलोसिटी है कि इसमें वेलोसिटी 1/250 टाइम कम होती है, लेकिन परकिंजी फाइबर में ज़्यादा होगी, 4 मीटर पर सेकेंड होगी। इसके बाद रिफ्रैक्टिव पीरियड है। रिफ्रैक्टिव पीरियड वही लास्ट टाइम बताया था कि इसमें ये होता है कि अगर एक एक्शन पोटेंशियल ट्रैवल कर रहा है तो जब तक वो ख़त्म नहीं होगा दूसरा तब तक नहीं आ सकता। इसको रिफ्रैक्टिव पीरियड कहेंगे। मतलब ये 0.3 सेकेंड या 0.25 सेकेंड होता है। लेकिन एक थोड़ा सा ड्यूरेशन ऐसा भी होता है 0.05 सेकेंड, जिसमें क्या होगा, अगर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ का सिग्नल आ रहा है तो एक की प्रेजेंस में दूसरा एक्शन पोटेंशियल आ सकता है। तो ये जो पीरियड है ना इसे क्या कहेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव पीरियड। लेकिन ये सिर्फ 0.05 सेकेंड होगा। नेक्स्ट उसके बाद एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग सेम स्केलेटल मसल वाला है, जिसमें टी ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम आएगा और मतलब कंट्रैक्शन हो जाएगी मसल की। लेकिन इसमें एक छोटी सी बात और भी है कि इसमें जो टी ट्यूब्यूल्स होते हैं ना, टी ट्यूब्यूल्स में भी कैल्शियम स्टोर्ड होता है, तो इसने भी कैल्शियम प्रोवाइड करना है। उसके बाद ड्यूरेशन ऑफ कंट्रैक्शन है, तो ये 0.2 to 0.3 सेकेंड होता है प्लेच्यू को इंक्लूड करते हुए। उसके बाद कार्डियक साइकिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब वन हार्ट बीट टू नेक्स्ट हार्ट बीट के दरमियान में जो वो है सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है या टाइम्स है, उसको क्या कहेंगे, कार्डियक साइकिल। इसकी डेफिनेशन करनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब इसमें ना डायस्टली और सिस्टली करनी है। डायस्टली जो है ना पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन होता है, और सिस्टली जो होता है ना वो पीरियड ऑफ कंट्रैक्शन होता है। और उसके बाद इंक्रीजिंग हार्ट रेट। अब जब हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा है तो कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कम हो रही है, मतलब जल्दी जल्दी उसने वो करना है, बीट करना है, कंट्रैक्ट भी करना है, रिलैक्स भी करना है। तो हार्ट रेट इंक्रीज होने से कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन कम हो जाएगी, और अगर हार्ट रेट डिक्रीज़ होगा तो इंक्रीज़ हो जाएगी। अब इसकी जो डायग्राम दी हुई है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पहले नीचे नीचे फोनोकार्डियोग्राम से मतलब हार्ट साउंड दिखाए हुए हैं। उसके बाद ऊपर इसके ECG दिखाई हुई है। फिर इसके जो ब्लू कर्व है वॉल्यूम है, और रेड वाला प्रेशर है, और उसके ऊपर जो एक डॉटेड लाइन है ना वो एट्रियल प्रेशर है और एओर्टिक प्रेशर है। तो ये सारे अच्छे से कर लेने, इनमें से कोई भी अक्सर पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इस ECG से रिलेशन है, तो पी क्यू और RRST वेव्स होती हैं ECG की। पी वेव जो होती है ना वो एट्रियल कंट्रैक्शन की वजह से आएगी। जो QRS कम्प्लेक्स होता है ना 0.16 सेकेंड के बाद आएगा, और इसकी रीज़न क्या होती है, वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। और टी वेव जो होती है ना वो वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन की वजह से आएगी। नेक्स्ट इज एट्रियल फंक्शन एज अ
पंप फॉर वेंट्रिकल। अब जो एट्रिया है ना, इससे डायरेक्टली ब्लड फ्लो करता है और 80% ब्लड जो है ना खुद ब खुद ही वेंट्रिकल में चला जाता है। तो जो 20% बाकी रिमेनिंग होता है ना, वो एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे तब वेंट्रिकल में जाएगा। तो नॉर्मली अगर मतलब एट्रिया का फंक्शन नहीं हो रहा, कि एट्रिया कंट्रैक्ट नहीं हो रहे, तो वेंट्रिकल में ब्लड जाता रहेगा और इतना ज़्यादा मतलब हमारी बॉडी को ज़रूरत भी सिर्फ 300 to 400% मतलब होती है, तो वो कंपनसेट हो जाता है। तो ये कभी कभी छोटी सी बातें पूछ ली जाती है। नेक्स्ट चीज़ प्रेशर चेंजेस इन एट्रिया। अब ये अक्सर ऐसी क्यों आ जाता है, इसमें 3 बातें याद करनी है। इसमें एक वेव होती है ए वेव, एक होती है सी और एक वी वेव। ये इसमें डॉटेड लाइन दिखाई हुई है ये। अब ए वेव जो है ना, ये एट्रियल कंट्रैक्शन की वजह से होती है और 4 to 6 मिलीमीटर ऑफ एज प्रेशर होता है। और जो सी वेव होती है ना, वो वेंट्रिकल की कंट्रैक्शन की वजह से होती है। और वी वेव तब होती है जब ब्लड एट्रिया में वापस आने लगता है, मतलब थोड़ा सा पीछे की तरफ आता है वेन्स से, तो मतलब एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ। तो इसमें जो होगी ना, वी वेव जनरेट होगी। और मतलब ये वेंट्रिकल कंट्रैक्शन के एंड में जनरेट होगी। ये 3 वेव्स हैं, इनकी याद कर लेना है। वी से मतलब वापस आ रहा है या फ्लो कर रहा है वेलोसिटी से। और सी वेव कंट्रैक्शन, ए वेव भी कंट्रैक्शन, ए एट्रियल कंट्रैक्शन, सी वेव वेंट्रिकल कंट्रैक्शन। अब नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ वेंट्रिकल एज पंप। ये एट्रियल एज पंप और वेंट्रिकल एज पंप अक्सर पूछा जाता है। तो अब क्या होगा, डायस्टली में एट्रिया फिल हुए, उस वक्त एट्रियल कंट्रैक्शन चल रही थी। फिर क्या होगा, वेंट्रिकुलर डायस्टली स्टार्ट हुआ। अब इसमें क्या होगा, ब्लड एट्रिया से निकलेगा और वेंट्रिकल्स में फ्लो करेगा। अब जब एट्रिया का वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, तो इसने एवी वाल को ओपन कर देना है। तो क्या होगा, सारा ब्लड वेंट्रिकल में आएगा 80%। फिर क्या होगा, एट्रिया कंट्रैक्ट करेंगे, 20% ब्लड भी यहाँ से वापस वेंट्रिकल में आ जाएगा। और इसको क्या कहेंगे, रैपिड फिलिंग ऑफ वेंट्रिकल। इसके बाद क्या होना है, वेंट्रिकल ने क्या होना है, मतलब इजेक्शन होनी है ब्लड की। ब्लड ने वेंट्रिकल से पुलमोनरी आर्टरी में जाना है, लेकिन इससे पहले एक थोड़ा सा फेज़ आएगा। अब जब ब्लड एट्रिया से वेंट्रिकल में आएगा, थोड़ा सा ये ना वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ जाने लगेगा, तो एवी वाल को मतलब उसको क्लोज कर देगा बैक फ्लो की वजह से। अब क्या हुआ, एवी वाल क्लोज हो गया, उधर से सेमी ल्यूनर वाल जो है ना, पुलमोनरी आर्टरी और एट्रिया के दरमियान वाला, वो भी वैसे ही क्लोज था। तो इसकी वजह से इस टाइम में ना क्या होगा कि मतलब दोनों वाल्व बंद हैं और प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, क्योंकि अब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन स्टार्ट हो गई है। तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन ब्लड ना बाहर जा रहा है ना एट्रिया में वेंट्रिकल में आ रहा है। तो इसको क्या कहेंगे, आइसियो वॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। मतलब वॉल्यूम सेम रह रहा है लेकिन कंट्रैक्शन भी हो रही है। उसके बाद है पीरियड ऑफ इजेक्शन। अब जब प्रेशर जो है ना वेंट्रिकल 80 मिलीमीटर ऑफ एच से राइज करेगा, तो इसने जाके पुलमोनरी वाल्व को ओपन करना है। उससे क्या होगा, ब्लड वेंट्रिकल से बाहर निकलेगा और पुलमोनरी आर्टरीज में जाएगा। तो इस पीरियड को क्या कहेंगे, पीरियड ऑफ इजेक्शन। इसमें फर्स्ट सेकंड में मतलब 70% जो होता है ना, वो रैपिडली जाएगा और 30% जो होगा ना, वो एम्प्टी होगा स्लो में। तो ये स्लो और रैपिड इजेक्शन, मतलब रैपिड इजेक्शन में 70% बाहर चला गया, और उसके बाद फिर क्या होगा, स्लो इजेक्शन में 30% मतलब उसको कंटैक्ट कर करके भेजेगा वेंट्रिकल। उसके बाद नेक्स्ट एक और फेज आएगी। अब जब ब्लड ना मतलब पुलमोनरी आर्टरी में आया, तो ये क्या होगा, वेंट्रिकल की तरफ वापस जाने लगेगा। तो सेमी लूनर वाल्व, मतलब पुलमोनरी आर्टरी और वेंट्रिकल के दरमियान में जो वाल्व है, ये भी क्लोज हो जाएगा। उधर से एवी वाल्व वैसे ही क्लोज था। तो अब क्या होगा, वेंट्रिकल ने रिलैक्स होना स्टार्ट हो गया। दोनों वाल्व क्लोज हैं, तो ना इसमें ब्लड आ रहा है ना जा रहा है, मतलब वॉल्यूम सेम रह रहा है लेकिन प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। इसको आइसोवैल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन कहते हैं। ये नेक्स्ट ग्राफ में भी दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट कुछ छोटी छोटी टर्म है, इनकी डेफिनेशन अक्सर पूछ ली जाती है। एंड सिस्टलिक वॉल्यूम एंड डायस्टलिक वॉल्यूम। एंड डायस्टलिक वॉल्यूम डायस्टलिक के एंड पे वॉल्यूम होगा, सिस्टलिक वॉल्यूम सिस्टलिक के एंड पे वॉल्यूम होगा। और स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट वो है कि जो मतलब इजेक्शन हो रही है, मतलब डायस्टली से सिस्टली के दौरान जब एम्पटिंग हुई है, मतलब डायस्लिक में फिल हुआ था, सिस्टली में एम्प्टी हुआ है, तो वो फ्रैक्शन जो आउटपुट मतलब जो बाहर जा रही है 70 मिलीलीटर, इसको कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम आउटपुट। और 70 मतलब ये तो 70 मिलीलीटर तक वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है 40 से। तो जो ब्लड की अमाउंट बाहर निकल रही है ना, उसको इजेक्शन फ्रैक्शन कहते हैं। इनकी डेफिनेशन अच्छे से करनी है। उसके बाद वाल्व्स का फंक्शन है कि जो एवी वाल है उसने वेंट्रिकल से एट्रिया की तरफ बैकफ्लो को प्रिवेंट करना है, और जो सेमिल्यूनर वाल है उसने क्या करना है, पुलमोनरी आर्टरी से वेंट्रिकल की तरफ बैकफ्लो को प्रिवेंट करना है। उसके बाद फंक्शन ऑफ पेपलरी मसल। पेपलरी मसल्स ने ना वाल्व को बल्ज होने से बचाना है, और मतलब ब्लड लीकेज नहीं होगा। अगर ये डैमेज हो जाए तो ब्लड लीकेज हो जाता है, वापस चला जाता है। उसके बाद आर्टिक और पुलमोनरी आर्टरी वाल्व, ये भी यही बात है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है प्रेशर इन एओर्टिक प्रेशर कर्व। ये जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कर लेना, ये अक्सर यूक्यू आ जाता है।
हाँ, वेंट्रिकल में प्रेशर चेंजेस इस तरह है कि जब मतलब एवी वाल्व ओपन होगा तो प्रेशर ना रैपिडली चेंज होगा, मतलब एकदम इंक्रीज़ होगा। और जो आर्टरीज हैं इनमें भी ब्लड आ रहा है तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, 120 मिलीलीटर ऑफ एच तक आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये प्रेशर ना जाके स्टैटिक हो जाएगा और ना मेंटेन रहेगा, जबकि मतलब आर्टरीज में, जबकि वेंट्रिकल में ये डिक्रीज़ होना स्टार्ट होगा। फिर अचानक ना जब ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से वेंट्रिकल की तरफ थोड़ा सा फ्लो करने लगेगा तो एकदम ना वेंट्रिकल का प्रेशर इंक्रीज़ होगा। इसको क्या कहते हैं, इनकी इंसिक्यूरा। ये इंक्यूसोरा की डेफिनेशन अक्सर पूछी जाती है कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड की वजह से एकदम प्रेशर में जो इंक्रीज आती है उसे इंक्यूसोरा कहेंगे। उसके बाद फिर क्या होगा, प्रेशर जो है ना नॉर्मली अपनी 80 मिलीमीटर ऑफ एच वैल्यू की तरफ वापस आ जाएगा। ये मतलब छोटी सी बात है राइट वेंट्रिकल और राइट पुलमोनरी आर्टरी के दरमियान में, तो ये अच्छे से करनी है। और उसके बाद कार्डियक साइकिल में भी ये डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है। और कार्डियक साइकिल की डेफिनेशन तो वैसे ही करनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब रिलेशन ऑफ हार्ट साउंड। अब जब एवी वाल्व क्लोज होगा तो लब साउंड मेड होगी, मतलब हार्ट साउंड इस तरह होती है ना, लुप डब। तो जब एवी वाल्व क्लोज होगा तो लुप साउंड आएगी, और जब मतलब सेमी लूनर वाल्व होगा तो डब साउंड आएगी। मतलब वाल्व के क्लोज होने की वजह से हार्ट साउंड आती है। उसके बाद वर्क आउटपुट है कि वो एनर्जी के अमाउंट जो हार्ट ले रहा है और वर्क में मतलब कंट्रैक्शन में यूज़ कर रहा है उसको वर्क आउटपुट कहेंगे। और इसकी मतलब एनर्जी आती कहाँ से है, ये ग्लूकोज वगैरह से आती है। ये आगे एक टॉपिक है। उसके बाद ग्राफिकल एनालिसिस है। इसमें ना ये ग्राफ दिया हुआ है, फिगर है 9.9 और 9.10। अब इसमें ना ये सेम यही दिया हुआ है, मैं ये वीडियो से एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट ये है कि हार्ट की कंडक्शन के लिए केमिकल एनर्जी कहाँ से आती है, तो अमीनो एसिड ग्लूकोज वगैरह के ब्रेकडाउन से आती है। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ हार्ट पंपिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म भी और सिंपैथेटिक भी। फ्रैंक स्टार्लिंग मैकेनिज्म तो फिंगर टिप पे याद कर लें। अब ये होता क्या है, इसकी डेफिनेशन बतानी है सबसे पहले। ये इंट्रिंसिक मैकेनिज्म है जो कि मतलब हार्ट की आउटपुट, वो हार्ट पे वर्कलोड देखते हुए उसकी आउटपुट इंक्रीज़ करने का होता है। तो इसमें इंट्रिंसिक रेगुलेशन जो है ना, या फिर इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि जैसे ही हार्ट में जो कार्डिक आउटपुट इंक्रीज़ हो रही है, सॉरी वेनस रिटर्न इंक्रीज़ हो रही है, तो कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज़ होगी। मतलब जो वेन से ब्लड वापस जा रहा है हार्ट से वेन्स की तरफ और फिर वेन से वापस हार्ट की तरफ आ रहा है, तो हार्ट अगर वेन से हार्ट की तरफ ज़्यादा ब्लड आ रहा है तो हार्ट भी उतना ही ज़्यादा पंप करेगा। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन दे भी कर सकते हैं, इंट्रिंसिक एबिलिटी ऑफ हार्ट टू अडॉप्ट चेंजिंग आउटपुट, चेंजिंग वर्क आउटपुट अकॉर्डिंग टू चेंजिंग वर्क आउटपुट। या फिर इसकी एक और डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि विद इन फिजियोलॉजिकल लिमिट हार्ट पम्प्स ऑल द ब्लड रिटर्निंग फ्रॉम द वेन्स। तो ये सारी हैं, मतलब एक ही बातें हैं लेकिन बाद में एक्सप्लेन की हुई हैं, तो इनकी ये 3-4 डेफिनेशन कर लेनी है, फिर दोस्त ने भी दी हुई हैं और मैंने बुक पे भी साइड पे लिखी हुई है, वहाँ से भी अच्छे से हो जाएंगी। उसके बाद एक्सप्लेनेशन क्या है, अब इसमें एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ जो ब्लड आ रहा है तो ये क्या करेगा, मसल को स्ट्रेच कर देगा। एक जब स्ट्रेच होगा ना, तो जब ये स्ट्रेच मसल रिलीज़ होगा तो ये ज़्यादा जोर से वो करेगा, कंटैक्ट करेगा। लाइक हम इलास्टिक होती है ना, उसको स्ट्रेच करते हैं तो वो ज़ोर से जाके लगती है, एनर्जी स्टोर हो रही होती है। तो इसी तरह से हार्ट में भी स्ट्रेचिंग होगी, तो स्ट्रेच की वजह से क्या होगा, उसकी आउटपुट इंक्रीज़ हो जाएगी। दूसरे नंबर पे ये कि जो लेंथनिंग ऑफ फाइबर्स की वजह से, मैंने लास्ट टाइम स्मूथ मसल में भी बताया ये बात कि मतलब लेंथनिंग ऑफ मसल फाइबर की वजह से क्या होता है कि उसकी जो चार्ज होता है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, नेगेटिविटी डिक्रीज होगी, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा और कंडक्शन हो जाती है। उसके बाद वेंट्रिकुलर फंक्शन कर्व है, तो ये लेफ्ट और राइट का दिया हुआ कि एक हद तक इंक्रीज़ होती है, आगे नहीं होगा इंक्रीज़, ये कर्व कर लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ एक्साइटेशन बाय सिंथेटिक नर्व। मतलब अब ऑटोनॉमिक कंट्रोल को देखेंगे तो जो सिंथेटिक सिस्टम होता है ना, इसने हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना है। इसको इससे याद करना है, जब हमें डर लग रहा होता है, ये फ्राइट एंड फेयर वाली कंडीशन होती है तो हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाता है। इसने कंडक्शन को इंक्रीज़ करना है, पंपिंग इंक्रीज़ करनी है और हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देना है। जबकि जो पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन है ना, इसने हार्ट रेट डिक्रीज़ कर देना है, इवन बिल्कुल ख़त्म भी हो जाता है अक्सर अगर स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन है। उसके बाद इसका इफेक्ट दिया हुआ है, ये ग्राफ दिया हुआ है। तो ये ग्राफ में ना नॉर्मली भी थोड़ी सी 30% सिम्पैथिक स्टिमुलेशन एक्टिव होती है ताकि हार्ट रेट नॉर्मल रहे, लेकिन अगर मैक्सिमम सिम्पैथिक स्टिमुलेशन है तो कार्डिक आउटपुट 25 पे गई हुई है। नॉर्मल में ये 10 और 15 के दरमियान में, और 15 ही नॉर्मल होती है। और जीरो सिम्पैथिक स्टिमुलेशन पे ये नॉर्मल से कम हो रही है, और पैरासिम्पैथिक स्टिमुलेशन पे कार्डिक आउटपुट फर्दर कम हो रही है। 9.14 में ये दिया हुआ है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ आयनिक कंसनट्रेशन है, तो पोटाशियम आयन अगर आएगा तो इसने हार्ट को क्या करना है, फ्लैसिड और डायलेट कर देना है। इसकी वजह से
इसकी वजह से क्या होगा, हार्ट कंट्रैक्शन डिक्रीज़ हो जाएगी। कैल्शियम आयन की वजह से हार्ट कंट्रैक्शन जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा कैल्शियम आएगा और प्रोलॉन्ग कंट्रैक्शन होगी और स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। उसके बाद टेम्परेचर का इफेक्ट है। टेम्परेचर ने भी हार्ट रेट को इंक्रीज़ करना है। लाइक फीवर में हम लोग फर्स्ट देखते हैं तो फीवर में क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो रहा होता है, लेकिन एक हद तक होगा, उसके बाद जो है ना कंट्रैक्शन कम हो जाएगी। अगर हाई मतलब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो क्या होगा, हार्ट मतलब उसकी नॉर्मल हो जाएगी या फिर टिश्यू डैमेज होगा और हार्ट रेट डिक्रीज़ हो जाएगा। और इसके अलावा सोडियम का है, सोडियम का भी इसी तरह से मतलब इसने हार्ट रेट इंक्रीज़ कर देना है। उसके बाद इंक्रीज आर्टीरियल प्रेशर। तो आर्टीरियल प्रेशर जो होता है ना, इसका लोड का कार्डिक आउटपुट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस ये चैप्टर हो गया।